ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। यस दोस्तों, हम लोगों ने ये समझ लिया है आज की तारीख में, रादर एज ऑन टुडे, कि जीएसटी कब लगेगा। फिर हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन से ये पढ़ा कि कौन पे करेगा। उसके लिए स्पेसिफिकली हम लोगों ने देखा कि 9(3) का अगर केस हुआ तो उसमें क्या कंडीशन है जिसके वजह से रिसिपेंट पे दारोमदार डाला जाए कि वो पे करे टैक्स। And then we understood a special scheme of taxation, that is composition scheme, right? Now it's very important to understand कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। कि चलो गुनाह कर दिया, ये बात पक्की है, पर गुनाह कब किया है? कब किया है पलक? कब किया है हनी? वो भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ये टाइमिंग ही फिक्स नहीं करेंगे कि गुनाह कब हुआ है, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि ये तो पता है कि जुर्माना भरना है, पर ये नहीं भरना कब भरना है। आज, 10 दिन बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, कब? क्योंकि आपको भी पता है कि कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और अगर वो सही टाइम पर टैक्स नहीं लिया गया तो क्या ही मतलब। और इसीलिए बनाया गया है टाइम ऑफ सप्लाई, वेयर बेसिकली, ओके, टाइम ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज नथिंग एल्स बट दैट डेट ऑन विच goods or service are deemed to have been supplied. समझा? Yes, deemed to have been supplied. Okay, date on which goods or service are deemed to have been supplied, as simple as that. वो दिन जिस दिन गुड्स और सर्विस आर डीम्ड टू हैव बीन सप्लाइड, यानी सप्लाई एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है फर्क नहीं पड़ता। इस जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन ने बोल दिया सप्लाई हुआ है, दैट मीन्स उस दिन सप्लाई हुआ है। कह दिया ना, बस कह दिया। ठीक है, इसके अंदर फटाफट से हम लोग 3 सेक्शंस देखेंगे। सेक्शन 12, 13, 14। 13 क्या बताएगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 13 सर्विस, और ये है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। गॉट इट? यस, ओके, तो ये बात पक्की है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, ओके, सबसे पहले लेट्स गो अहेड विथ सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई in relation to supply of goods. Absolutely. Okay. Time of supply in relation to supply of goods. अब यहां पे 12 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 12 2 में वी आर टॉकिंग अबाउट FCM, 12 3 में RCM, 12 4 में वाउचर, 12 5 में वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेसिडुअल केस, एंड 12 6 में वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, लेट फी एंड पेनल्टी। ठीक है, परफेक्ट। तो आज दोस्तों यहां पे जब हम बात कर रहे हैं 12 2 की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट केस जब सप्लायर टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, यानी कि FCM। ओके, तो अगर सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है और FCM ट्रिगर हो रहा है, यानी कि सप्लायर विल पे टैक्स टू गवर्नमेंट, then in that situation my dear friends, okay, we will think about 12 2, right? अभी आप ही सोचिए, सप्लायर अगर इसी पॉइंट को गुड्स दे रहा है, तो वो कौन सा इवेंट है जब आप जज करना चाहोगे कि ये दिन सप्लाई हुआ, राइट? तो कितने सारे इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ
रिमूवल ऑफ गुड्स, दूसरा फिर कब वो डिलीवर हुआ, फिर इनवॉइस कब इशू हुआ, पेमेंट कब मिला। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स ऑलरेडी है, राइट। अब इनमें से आप कौन सा डेट चुनेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला है सिंपल रख इसको, ठीक है, इसमें से कुछ कंफ्यूजन मत रख, सिंपल रख कि अगर 12/2 का केस होता है तो भैया डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। समझा? यस। तो या तो जिस दिन क्या है इनवॉइस इशू हुआ है, या तो जिस जिस दिन वो लास्ट दिन है कि आपको ये दिन तक इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, एज गुड एज दैट, विच एवर इज द अर्लियर इवेंट यू पिक अप दैट। ओके, तो ये एक्चुअल डेट है जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ, और ये स्टैंडर्ड डेट है। और स्टैंडर्ड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एज यू कैन सी मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है उसमें स्टैंडर्ड क्या है अपना? डेट ऑफ रिमूवल, राइट। कि भैया आज मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर होता है, यानी कि मुंबई से दिल्ली गुड्स भेज रहा हूं, मुंबई से पुणे गुड्स भेज रहा हूं, गुड्स का हलन चलन हुआ है, फिर डजेंट मैटर कि सप्लायर ने इनिशिएट किया हो या रिसीवर ने। कैसे? सिंपल, आज अगर सप्लायर ने जिम्मेवारी ली है कि आज उसके 5-6 रिसिपेंट्स दिल्ली में है, तो वो मुंबई से ट्रक लेके गया और गया ऑल द वे टू दिल्ली, और वहां पे क्या है सभी उसके जो क्या है रिसिपेंट्स थे, कस्टमर्स थे, वहां उसने अपना ड्रॉप कर दिया गुड्स। तो मूवमेंट इनिशिएट किसने किया यहाँ पे? सप्लायर ने। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आज आसाम का कोई क्या है रिसिपेंट है, उसके 5-6 वेंडर है कहाँ पे? मुंबई में, तो वो ट्रक लेके वो आया है मुंबई, और वो गुड्स लेके मुंबई से वापस जाएगा आसाम, तो वहां पे मूवमेंट किसने इनिशिएट किया? रिसिपेंट। डजेंट मैटर, मूवमेंट हुआ है ना बस। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वो हो जाएगा एज द लास्ट डे टू इशू इनवॉइस, यानी जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ आपके फैक्ट्री से, आपके गोडाउन से, वही दिन आप इनवॉइस इशू करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? यस। तो उस दिन या उस दिन के पहले अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है तो ठीक है, आपने सही किया है। ओके, परफेक्ट। बस कंपेयर करना आप किसके साथ? एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के साथ, ठीक है। और जो भी अर्लियर इवेंट हो वो ले लेना, दैट्स इट। अभी इसमें एक बहुत बड़ा टेक अवे पॉइंट यही है जो आप शायद मिस आउट कर जाए, कि यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट की कोई इज्जत नहीं है। यानी मुझे अगर एडवांस भी मिला है अगर, हनी, डजेंट मैटर, राइट। तो आज फॉर एग्जांपल मुझे 1/4 को एडवांस मिल गया, फिर मेरा कुछ रिमूव हुआ है 1/5 को, इनवॉइस भी इशू हुआ है 1/5 को, तो टाइम ऑफ सप्लाई 1/5 होगा। तो यहाँ पे गेम क्या खेलते हैं ये लोग, जब स्पेशली मिक्स्ड बैग क्वेश्चन आता है आपका, जो पहला ही क्वेश्चन होता है 8-10 मार्क का, उसमें ये लोग ये गेम खेल लेते हैं कि आपको इवेंट देंगे वो लोग, आपको जो टैक्स पीरियड देंगे जिसका कंप्यूट करना है टैक्स आपको अप्रैल, और उसमें क्या बोलेंगे? गुड्स सप्लाई टू मिस्टर एक्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल 10 lakhs, और फिर उसमें एक आपको और कमेंट्री दे देंगे कि आउट ऑफ 10 lakhs 3 lakhs was received at advance in the month of March। तो क्या करेंगे आप? अप्रैल में क्या टैक्सेबल करोगे? 7 लाख, 3 लाख या 10 लाख? करेक्ट, पूरा का पूरा 10 लाख। पर आगे जब हम सर्विस देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि उसमें इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ऐसे क्या है बोला जाता है। तो वहां पे पेमेंट का तवज्जुद है, वहां पे पेमेंट का इंपॉर्टेंस है, तो फिर वहां पे सिर्फ 7 लाख आएगा, बिकॉज 3 लाख ऑलरेडी मार्च में टैक्सेबल कर दिया होगा आपने। तो ये अवेयर रहना प्लीज, इसमें लोग अवेयर नहीं रहते। टाइम ऑफ सप्लाई को इजी चैप्टर मान के क्या है, वो लोग उसके डीपर इंप्लीकेशंस नहीं समझ पाते कि यहाँ पे पूरा गेम पलट जाएगा। होता है ना पूरा वो
हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो वाला सीन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा गेम पीरियड पे खेला जाएगा कि अगर उस पीरियड, जिस पीरियड का कंप्यूटेशन ओके एग्जामिनर ने आपको करने को बोला है, अगर उस पीरियड में उसका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता तो उस वक्त तो वो टैक्सेबल नहीं होगा भाई। क्या उस पर कभी नहीं लगेगा टैक्स? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उस पीरियड में उसका टैक्स नहीं लगेगा, दैट्स इट। या तो ऑलरेडी लग चुका है या तो आगे लगेगा, दैट्स इट। सो मेक श्योर दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? तो you all can just make a comment in 12.2 that okay कि स्पेशली इन केस ऑफ ये मूवमेंट नो मूवमेंट, वो वाले केस बहुत ज़्यादा आते हैं 12.2 में, तो उसमें नेवर टैक्स और नेवर लेवी जीएसटी इन केस ऑफ एडवांस रिसीव्ड, because we have nothing to do with payment. I hope that makes sense. Okay, perfect. Next है no movement of goods. तो यहाँ पे सीन क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, बताइए। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स कि आज गुड्स मूव ही नहीं किया है, यानी कि फॉर एग्जांपल ओके केस ऐसा है कि आज लेट्स से मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से कल मेरा मन हुआ ऑफलाइन पढ़ाने का, ऐसे मन होगा नहीं मेरा, तो बहुत पढ़ा चुका हूँ मैं, पर ऑफलाइन पढ़ाने का चलो मन हुआ कि भाई चलो वो भी एक अपने एंड पे ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। तो वहां पे एक क्लासरूम था बोरीवली में, और कोई क्लास था जो शट डाउन हो रहा था वहां पे। तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं तेरा ये पूरा का पूरा प्रेमाइसिस तो खरीद ही लेता हूँ, पर एट द सेम टाइम उसका फर्नीचर भी ले लेता हूँ। तो प्रेमाइसिस पे तो नहीं लगेगा जीएसटी, बिकॉज इट्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ऐसा तो है नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टेड है, बना हुआ है क्लासरूम, पर साथ साथ में मैं क्या है उसका फर्नीचर खरीद रहा हूँ, दैट इज गुड्स, और उस पर लग सकता है जीएसटी, जैसे बेंचेस, एसी, फैन, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर। तो क्या वो मैं बोरीवली से कांदिवली लेके आऊंगा? नहीं भाई, मैं जहां है वहीं रखूंगा, मैं वहां जाऊंगा पढ़ाने। तो माल आज मिस्टर एक्स का था, अब वो मेरा है, वहीं था, वहीं बिक गया है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा? एज द लास्ट डे टू इशू इनवॉइस। डज दैट मेक सेंस? ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न। उसका मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न का मतलब ये है कि आज मैंने अदिति को डायमंड्स दिए हैं कि ये लीजिए, आपने ऑर्डर किए थे डायमंड्स, ये लीजिए, इसका 1 करोड़ रुपया होता है। पर अदिति ने बोला सर मैं तभी क्या है ये 1 करोड़ रुपया आपको दे पाऊंगी जब मैं खुद पहले चेक करूंगी कि ये असली के डायमंड है या अमेरिकन डायमंड है, लैब में बनाए हुए। तो उसने पूरा चेकिंग वेकिंग किया, उसको सही लगा, उसने बोला सर इनवॉइस रेस करो। मैंने बोला ठीक है, डन, अप्रूव्ड। मैंने इनवॉइस रेस किया, उसने मुझे पेमेंट दे दी। ठीक है, अब आप समझिए कि भले ही मैं मुंबई में और वो दिल्ली में है, और मैंने गुड्स का मूवमेंट करवाया है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, पर डू यू रियलाइज जब मेरे फैक्ट्री से ये गुड्स गया था तब वो ऐसा नहीं था कि मुझे ऑर्डर मिला और ऑलरेडी मैं बेचने के लिए भेज रहा हूं, नहीं, मैंने ऑलरेडी बेचा नहीं है उसको, मैंने अभी सिर्फ गुड्स को भेजा है। वो चेक होगा, अप्रूव होगा, उसके बाद वो बिकेगा। समझा? तो अगर तेरा फैक्ट्री गेट से ही माल बिका हुआ है तो वो मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में आएगा, पर अगर तुझे पहले भेजना पड़ रहा है, सामने वाला का इक्वल चांस है कि वो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, तो फिर उस सिचुएशन में याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, वो आएगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न। वो चेक करेगा, उसके बाद हाँ भरेगा तो ठीक है, ना तो फिर वापस लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इनवॉइस में तभी रेस करूंगा, ना कि जब रिमूव हुआ है गुड्स, बट तभी जब अप्रूव हुआ है। अभी अप्रूवल का पीरियड कुछ भी ना रख दे तो कल उठ के 99 ईयर्स रख सकता है भाई तू तो,
तो गवर्नमेंट को तेरे पे क्लियरली भरोसा नहीं है, वो एक लूपहोल को एक्सप्लॉइट कर सकता है रजिस्टर्ड पर्सन, और इसीलिए उन्होंने टाइम लिमिट जोड़ दिया है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल या डेट ऑफ अप्रूवल, विच एवर इज अर्लियर। इज दैट वेरी क्लियर? यस। तो आज सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर ऐसा है कि अगर डेट ऑफ रिमूवल है 1/4, डेट ऑफ डिलीवरी है 2/4, 1/7 को डेट ऑफ अप्रूवल है, तो आप इनवॉइस रेज करने के लिए दो डेट्स कौन सी लेंगे? एक है डेट ऑफ अप्रूवल या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो ये डेट कौन सी आएगी? तो 1/4, कभी भी याद रखना 1/4 + 6 months। तो ये जब भी मंथ्स में कंप्यूटेशन हो, ये डेट सेम रखने का, मंथ चेंज कर देने का, समझा? यानी वो हो जाएगा 110। दैट्स इट। तो 1/7, 1/10 विच एवर इज ओके अर्लियर कम्स आउट टू बी 1/7। अच्छा, ये अगर फॉर एग्जाम्पल 1/11 होता तो 1/10। सर पर उसने तो अप्रूव ही नहीं किया। हाँ, नहीं किया, कोई बात नहीं, पर 6 महीने बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई तू उसको रिकॉग्नाइज कर दे एज सेल और तू इनवॉइस रेज कर दे, क्योंकि 1/11 को मैं ये मान के चल रहा हूं कि तूने माल बेच दिया है और तू उसका जीएसटी अगले महीने की 20 तारीख को पे कर देना। ये कौन सा गुड्स है तेरा जो 6-6 महीने लग रहा है अप्रूवल के लिए? नॉनसेंस है क्या? कर क्या रहा है गुड्स के साथ? तो ये केस, तो गवर्नमेंट ने क्या है, सिंपल सी बात बोल दी है कि भैया इसको मैं तो 6 महीने बाद सेल ही खींच लूंगा, बिकॉज इतना टाइम नहीं लग सकता तुझे अप्रूवल के लिए। ठीक है, ये केस है, क्योंकि अगर 6 महीने में भी अप्रूव नहीं हुआ तो उसका मतलब तू मुझे मामू बना रहा है। ठीक है, ये केस। तो आज दैट्स इट। ओके, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस। ओके, परफेक्ट। एंड द लास्ट इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहां पे आप कंटिन्यूसली क्या है, गुड्स को सप्लाई किए जा रहे हैं। तो आज अंबुजा सीमेंट को ऑर्डर मिला ओबेरॉय बिल्डर्स से कि आप अप्रैल से लेके दिसंबर तक मुझे हर रोज 100 गुनी सीमेंट भेज दिया करना। तो जब ऐसा सिनेरियो आता है तो भले इसमें मूवमेंट है, मुंबई से पुणे जा रहा है ये गुड्स, बट डू यू रियलाइज माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे हर दिन मैं इनवॉइस रेज नहीं कर सकता, हर दिन रेज इनवॉइस नहीं कर सकता, पागल हो जाऊंगा सप्लायर भी और रिसिपेंट भी, स्पेशली रिसिपेंट, क्योंकि उसको तो इनवॉइस के बेसिस पे ही मिलने वाला है आईटीसी। तो वो कहाँ रखेगा इतने सारे इनवॉइसेस, अनीशा? और इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट ने बोल दिया काम कर तू तू ऐसे मत कर, तू अभी हर महीने या जो भी तेरा डिसाइडेड पीरियड हो, हर क्वार्टर, 6 मंथली, ईयरली, कुछ भी, तू एक स्टेटमेंट जारी कर कि तूने कितना माल बेचा है, और उसे बोलेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जहाँ पे तू डिटेल भेजेगा कि इस महीने मैंने इतना गुड्स भेजा है, ये क्वांटिटी का भेजा है, इसका ये वैल्यू है, प्राइस। तो एक साथ हिसाब भेज, हर रोज मत भेज। और अगर केस आता है क्या कि भाई फॉर एग्जाम्पल, तो आइडियली आई टेल यू कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा कि मुझे ऑर्डर मिलेगा, मैं गुड्स भेजूंगा, मंथ एंड में स्टेटमेंट इशू करूंगा, फिर इनवॉइस इशू करूंगा और फिर पेमेंट लूंगा। और कई बार अगर कस्टमाइज्ड गुड्स होते हैं तो पहले पेमेंट लूंगा, फिर गुड्स इशू करूंगा, फिर स्टेटमेंट, फिर इनवॉइस। तो गवर्नमेंट ने यही बोला है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में डेट ऑफ इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ले लो आप एज द डेट। ठीक है,
तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इनके क्या है, लास्ट डेट है जो हम लोगों ने समझे। ठीक है, फटाफट से याद करवा लो दोस्तों, बताओ। मूवमेंट ऑफ गुड्स में डेट ऑफ रिमूवल, नो मूवमेंट में डेट ऑफ डिलीवरी, जहां है वहीं डिलीवर कर दिया। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, डेट ऑफ अप्रूवल यह 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। एंड लास्ट इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वो क्या है, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनमें से आपने क्या किया, पहले लास्ट डेट ढूंढ, समझा, और उसको आपने कंपेयर किया किसके साथ, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के साथ, एक्चुअल डेट के साथ, और जो भी अर्लियर डेट आया है वो आपने ले लिया एज द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये था टाइम ऑफ सप्लाई अंडर 12 सबसेक्शन 2। ओके, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, ओके, तो 12.2 इज डन, परफेक्टली डन, राइट। अच्छा, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, ये देख लो आप। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, याद है ये नाम सप्लाई चैप्टर में किया था, जहां पे ओके पहले सिर्फ लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग था, अभी आ गया है हॉर्स रेसिंग, कसिनोज एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। ड्रीम 11 पे टीम बना दे। ठीक है, ये सभी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है, जिसका डेफिनेशन हम लोगों ने 7.2 में लिखा है। उसके केस में याद रखना, इफ यू रिमेंबर, एक्शनेबल क्लेम्स इज नथिंग बट सप्लाई ऑफ गुड्स। यस, ये सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था 7.1 में हम लोगों ने। तो सिर्फ उनके रिलेशन में गवर्नमेंट ने बोला डेट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। एंड क्यों नहीं, अभी मैं कसिनो में जा रहा हूं, मैंने वहां पे चिप्स खरीदे और क्या 1 लाख रुपया दिया, तो वही है टाइम ऑफ सप्लाई। मैंने हॉर्स रेसिंग पे बोला भैया आज क्या है, राजू पे लगाता हूं मैं बेट कि राजू ही जीतेगा, तो मैंने लगाई बेट 100 रुपए की, तो आज वो आ जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। गॉट इट। ड्रीम 11 पे आज क्या है, मैं टीम बना रहा हूं और उसमें इन्फ्यूज किया मैंने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया, वही आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इज दैट वेरी क्लियर? या ओके, तो सिर्फ एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के याद रखना, और टू एन एक्सटेंट इवन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स को छोड़ के मेजरली जो ट्रांजैक्शन कैप्चर किया जाता है वो है मूवमेंट ऑफ गुड्स का, और उसमें ओके कोई जगह नहीं है इसकी पेमेंट की। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट, 12 सबसेक्शन 3 क्या है माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट से आइए। 12 सबसेक्शन 3 में माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, जहां पे हम रिसीपेंट के नजरिए से देखेंगे। ओके, वहां पे ऊपर सप्लायर के नजरिए से देखते थे, यहाँ पे किसके नजरिए से देखेंगे, रिसीपेंट के नजरिए से, राइट। क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी कौन पे करेगा, यशस्वी, रिसीपिएंट। ओके, परफेक्ट। ओके, तो आज दोस्तों देखो ही मत वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई को, दिमाग लगाओ अपना। रिसीपेंट, मुझे आप एक बात बताओ, वो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में गुड्स रिसीव करता है या बेचता है, रिसीव करता है। तो सबसे पहले उसने गुड्स रिसीव किए, अभी रिसीव किए गुड्स, तो उसके बाद क्या किया, उसने उसका पेमेंट किया, परफेक्ट। और लास्ट गवर्नमेंट ने अपने एंड से डाल दिया 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। डज दैट मेक सेंस? यस सर। ओके, वापस रिसीपेंट है, रिसीपेंट ने गुड्स रिसीव किया, फिर उसको पता भी गुड्स मिल गया तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसने पेमेंट किया, एंड लास्ट इज 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। देखो इस तरह से कहानी के फॉर्म में याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे चीज। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, कि आज डेट ऑफ पेमेंट के बारे में मैं थोड़ा वार्तालाप करना चाहूंगा। कि डेट ऑफ पेमेंट जो है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कब है डेट ऑफ पेमेंट, जब मेरे बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट ने मुझे एसएमएस भेजा, योर एक्सिस बैंक इज डेबिटेड बाय 1 लाख रुपीस।
क्या ये दिन है, या फिर जिस दिन मेरे अकाउंटेंट ने बोला सर रिवर्स कर दिया है क्रेडिटर को, यानी जब उसने पास किया एंट्री क्रेडिटर टू कैश बैंक, ये उसने 1/4 को किया और 3/4 को एक्सिस बैंक ने मुझे मैसेज भी भेजा कि भैया आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया है, राइट। एक एंट्री है कहां पे, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एक एंट्री है कहां पे, पासबुक में। तो गवर्नमेंट ने बोला है भैया हम लोगों के लिए हमेशा दोनों ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, बैंक की हो या तेरी हो, मायने रखी गई है, और इसीलिए हम लोग एक कॉमन स्टांस लेंगे विच एवर इज अर्लियर। इज दैट वेरी क्लियर? परफेक्ट, ओके, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, ये चीज कॉमन है 12/3 में और 13/3 दोनों में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये समझा ना आपको क्या बोला मैंने? परफेक्ट। यहाँ पे मेरे हिसाब से ओके, आप बस अपने आप के लिए एक रेफरेंस लिख देना यहाँ पे, ओके, क्रेडिटर टू कैश बैंक, ठीक है, एंट्री पास कर देना, सो दैट यू आर वेल अवेयर कि यार ये एंट्री क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट एंट्री, व्हाट इज पेमेंट एंट्री, पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपेंट का मतलब क्या है? तो भैया यही है क्रेडिटर टू कैश बैंक वाला एंट्री, समझे? यस, जहाँ पे मैंने पहले परचेज टू क्रेडिटर करके बुक किया होगा उसको, और अभी उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज 12/4 वाउचर वाला केस। अभी वाउचर वाले केस में माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, ओके। अभी दोस्तों वैलेंटाइंस डे गया था, और मीत जिस फॉर्म में काम कर रहा है दोस्तों, उसने फाइनली हिम्मत करके बोला अभी तो लास्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप पे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना सर की तरह अरेंज मैरिज करने पड़ेंगे अपने को, माँ कसम, ओके। तो मीत को मिल गई मीता, और मीत ने क्या है, बहुत सारा क्या है करेज लेके बोल दिया कैन आई आस्क यू आउट ऑन अ डेट, और मीता ने बोल दिया यस। तो अब डेट पे जा रहे हैं वो लोग, तो कुछ खरीदना पड़ेगा, ऐसे तो खाली हाथ जा नहीं सकते, फर्स्ट इंप्रेशन है। मीत मुझे बोलता है सर क्या खरीदूं, मैंने बोला कुछ मत खरीद, तू वाउचर खरीद, सो दैट तेरे पास और एक मौका मिल जाए डेट पे जाने का, बिकॉज वो वाउचर रिडीम भी तो करवाना है। तो आज से, और मेरे को 12/4 एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आज सिंपल सी बात है, मीत माय डियर फ्रेंड्स, ओके, जाता है और 1/4 पे वाउचर खरीदता है। तो यर देर इज बेसिकली द डे व्हेन वाउचर इज सोल्ड, ओके, एंड फिर 110 इज द डेट व्हेन द वाउचर इज रिडीम्ड। अभी वो जिस शॉप में जाता है वो वाउचर खरीदने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शॉप कौन सा है? तो वो शॉप अगर मैं बोलूं बैगिट है। बैगिट क्या है दोस्तों? एक ऐसा शॉप है जहां पे आपको सिर्फ बैग्स मिलते हैं, विमेन हैंड बैग्स, फिर वो काला हो, नीला हो, पीला हो, गीला हो, डजेंट मैटर, ओके, क्योंकि उसका रेट एक ही होगा 18%, ओके। तो एक ही शॉप है, ओके, जहाँ पे सिर्फ एक ही आर्टिकल मिलता है और कोई आर्टिकल आपको नहीं मिलता, और उसका रेट 18% फिक्स्ड है, आज भी और कल भी, राइट। और वो वाउचर कितने का खरीदता है? वो वाउचर खरीदता है दोस्तों 5,000 का। तो डू यू रियलाइज माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कि अगर हम लोग इस सिचुएशन में 1/4 को ले ले एज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ड्यू डेट क्या आ जाएगा? 20th 5। अब 20th 5 में मेरे पास होना चाहिए वैल्यू और रेट, तब जाके ही मैं टैक्स पे कर पाऊंगा। वैल्यू है यस 5,000, रेट है, रेट है मेरे पास, रेट भी है 18%। क्यों? क्योंकि आज भले ही क्या है, गुड्स अभी रिडीम नहीं हुआ है, 1/10 को होगा, गुड्स अभी सप्लाई नहीं हुआ, 1/10 को हुआ, अरे पर क्या फर्क पड़ता है उससे?
क्या मुझे पता है कि कल उठ के क्या रिडीम होने वाला है? यस। क्या उसका वैल्यू पता है? यस। क्या उसका रेट पता है? यस। तो फिर नेकी और पूछ पूछ, अभी मौका और दस्तूर है, अभी उसको टैक्सेबल करो, आगे तक पोस्टपोन करो ही मत आप। क्योंकि आज की तारीख में अगर क्लैरिटी है कि क्या बिकने वाला है, किस वैल्यू पे बिकने वाला है, तो बस 20/5 को टैक्स पे कर दो। इज दिस वेरी क्लियर? बट डू यू रियलाइज ये सिचुएशन शायद सेम ना हो अगर मीत को मैं बोलता हूं बैगिट नहीं, शॉपर स्टॉप जा, बिग बाजार जा। बिग बाजार आटा देगा क्या? ओके। तो डू यू रियलाइज वहां पे मल्टी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल, जिसके मल्टीपल रेट्स होंगे। तो उसका मतलब कल उठ के रिडीम कुछ भी हो सकता है। ऐसा गुड्स जो एग्जेम्प्ट है टैक्स, या फिर 5%, 12%, 18, 28, किसी पे भी टैक्सेबल है। परफेक्ट। तो ऐसे सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स, ओके, मुझे 1/4 को अगर मैं ले लूँ एज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो 20/5 आ जाएगा ड्यू डेट। तो यहाँ पे वैल्यू तो मिल जाएगा पर रेट नहीं मिल पाएगा मुझे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि आगे जाके क्या रिडीम होने वाला है। हाँ, अगर वो शॉप में एक ही गुड्स है तो पता ही है कि क्या रिडीम होने वाला है, पर उसमें बहुत सारे गुड्स है, तो मैं कैसे पता हूँ क्या रिडीम होने वाला है? मैं थोड़ी हूँ बेटा संजय, या फिर कौन है वो, जो भी है, भूल गया मैं, वो महाभारत का लास्ट था ना, जो भी था, माने फिफ्थ सन जो था बेसिकली। ओके। तो बेसिकली ये सीन है कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, और इसीलिए चुपचाप मैं, ओके, 1/4 को नहीं चुनूंगा। ओके, मैं 1/10 को चुनूंगा एज माई टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि तब वाउचर रिडीम हो गया है, गुड सप्लाई हो गया है। समझा? तो गुड सप्लाई हो गया है, तो क्या मुझे क्लैरिटी है कि अभी बिग बाजार से तूने परफ्यूम खरीदा है, या जूते खरीदे हैं, या गारमेंट्स खरीदे हैं? यस। तो फिर सिंपल सी बात है, अभी 20/11 को क्या वैल्यू पे क्लैरिटी है? यस। क्या रेट पे क्लैरिटी है? यस। बात खत्म, फिर और क्या चाहिए? डू यू गेट दैट? यस। ठीक है, परफेक्ट है। ओके। तो बस ये चीज़ है यार, ये चीज़ है बस। ओके। तो मैं बस यही बोलूँगा कि भैया, जब भी क्या है, कंक्लूड करते हुए, जब भी क्लैरिटी है, आइडेंटिफाइबल है कि आगे जाके कौन से कुछ सप्लाई होने वाले हैं, ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर आ जाएगा एज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर जब क्लैरिटी नहीं है, ओके, जब सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है कि आगे जाके क्या बिकने वाला है, तो फिर उस सिचुएशन में डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर ही हो जाएगा एज द टाइम ऑफ सप्लाई। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, इसमें कोई भी मेरे को संदेह नहीं चाहिए। ठीक, आइडेंटिफाइबल है तो अभी टैक्सेबल करो, आइडेंटिफाइबल नहीं है तो आगे जाके रिडेम्पशन पे क्लैरिटी आएगा, तब क्या है उसको टैक्सेबल कर दो, तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दो। ठीक है, यस, डन। 12/5 रेसिडुअल केस है, कुछ नहीं है इसमें। अगर 12/2, 12/3, 12/4 के तहत आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकलता है, तो 12/5 में आओ। अगर उसमें रिटर्न फाइल किया है तो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आ जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई वो भी नहीं किया है तो बेटा क्या है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ये बेसिकली कौन से सिचुएशन में होगा? जब तूने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं की, तेरा सब कच्चे में क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो आप समझो कि वैसे अगर क्या है, अगर पक्के में हिसाब चलता तो मेरा केस 12/2 में कवर होता, क्योंकि मैं मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा हूँ, पैसा बैंक अकाउंट से ले रहा हूँ, नॉर्मल सिचुएशन। पर अब मैं कोई हिसाब नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा सब कच्चा हिसाब है, कैश में पेमेंट ले रहा हूँ, खरीद भी कैश में रहा हूँ, ओके, सेल भी कैश में कर रहा हूँ, तो कोई हिसाब है नहीं है। तो डू यू रियलाइज, पर फिर मेरा कोई दुश्मन क्या है, टिप दे देता है प्रॉपर ऑफिसर को, और मेरे यहाँ पे पड़ती है रेड, और मेरे यहाँ पे बरामद होते हैं बहुत सारे गुड्स और बहुत सारा कैश। तो कहाँ से आया ये कैश, कहाँ से आए ये गुड्स? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं हो।
अब इसका गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, तो आप समझिए गवर्नमेंट इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकालेगा, क्योंकि उनको ये भी तो डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कि ये इस दिन बिका था, पर उनके पास ना इनवॉइस है ना ये डेट है कि भैया कब रिमूव हुए थे गुड्स, कोई डेटा ही नहीं उनके पास। तो फिर क्या 12(2) में केस जाएगा? नहीं, 12(3) और 12(4) में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ना मेरे पास रिमूवल का डेटा है ना मेरे पास इनवॉइस का डेटा है। तो भैया गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, जिस दिन तुमने टैक्स पे कर दिया उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई है, उसी दिन मुझे हक मिलता है क्या, पैसा लेने का। ये केस, तो गवर्नमेंट ने जैसे तैसे करके उसका टाइम ऑफ सप्लाई कहाँ बैठा दिया, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई, कि तूने उस दिन गुनाह किया है, ठीक है। और ये डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स तुझे कहाँ लिखा गया जाएगा? ऑर्डर में, डिमांड ऑर्डर में, ठीक है। ये केस नेक्स्ट, तो बेसिकली यहाँ पे ये तब होगा जब कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है और तेरे यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर वाला सीन हुआ है और वहाँ से बहुत सारे गुड्स और कैश बरामद हुए हैं, तो वो सिचुएशन को सैल्वेज करने के लिए कि एसएससी भाग ना जाए कहीं। कैसे भाग ना जाए? एसएससी तो यही बोलेगा, अरे भैया ये तो बताओ पर मैंने गुनाह कब किया, गुनाह किया है पर कब किया है वो तो बताओ। तो वो जवाब गवर्नमेंट के पास हो, इसके लिए उन्होंने 12(5) डाल दिया और कुछ नहीं। ठीक, 12(6) क्या है? इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। समझे? तो आज पैसा तूने लेट पे किया है, इसके लिए मैंने तेरे को ब्याज चार्ज किया। पैसा टाइम पे करता, क्रेडिट पीरियड के अंदर करता तो ब्याज चार्ज नहीं करता। तो आज जो ब्याज मिला है, जिस दिन मिला है उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो याद रखना इसमें कुछ ऐसा सिनेरियो सामने आ सकता है आपके कि 1/4 को आपने क्या किया, रिमूव किया गुड्स, 2/4 को डिलीवर हुआ, ठीक है। अच्छा, आपने इनवॉइस रेज किया है 1/4 को, कितने का? 1 लाख प्लस जीएसटी का, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ये था भैया कि क्रेडिट पीरियड है 2 महीना, यानी कि तेरा पेमेंट 1/6 या 1/6 के पहले आ जाना चाहिए। समझा? अगर नहीं आया, ओके ओके, अगर नहीं आया तो फिर लग जाएगा क्या? इंटरेस्ट, सॉरी, लेट फी फ्लैट 1000 रुपीज, ठीक है। रिसीवर ने ये अग्री किया, तो फिर 1/6 तक मैंने वेट किया, नो पेमेंट वॉज मेड, तो मैंने तुरंत 2/6 को क्या रेज कर दिया, मैंने इशू कर दिया डेबिट नोट। कितने अमाउंट का? 1000 प्लस जीएसटी, लेट फी के अमाउंट का वही, क्योंकि ये 1000 टैक्सेबल होता है, वो 15(2)D में हम लोग सीखेंगे आगे जाके वैल्यू ऑफ सप्लाई के सेक्शन में, ठीक है। डेबिट नोट क्यों रेज किया? बिकॉज मुझे एक्चुअली इनवॉइस ही रेज कर देना चाहिए था 1,01,000 का, पर मैंने सिर्फ इनवॉइस रेज किया है 1 का, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि ये डिलेड पेमेंट करेगा। तो टू री इंस्टेट दैट इनवॉइस मैं इशू करूंगा एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस जिसका नाम है डेबिट नोट, वेयर आई विल डेबिट माई डेटर अगेन विथ एन extra amount of 1000 against the same supply of goods that I've already done। तो 1000 का वो एक्स्ट्रा गुड्स भेजूंगा नहीं भाई, ऑलरेडी जो माल बिक गया है उसके ऊपर क्लेम बढ़ा रहा हूं मैं अपना, ठीक है। ये केस है। और फिर 1/10 को वो पेमेंट करता है 1,01,000 प्लस जीएसटी। डज दैट मेक सेंस? यस, गॉट इट, गॉट इट।
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि 1,01,000 जो है इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। तो इसका बाइफर्केशन आएगा 1,00,000 और 1,000। 1,00,000 क्या है, कंसिडरेशन है। 1,000 क्या है, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी है, बराबर। एक लाख पे क्या हो जाएगा बताओ। 1,00,000 पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा अगर मैं बोलता हूं ये रिमूवल हुआ है गुड्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, तो 12(2) में केस बनेगा इसका। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल। इनवॉइस का डेट क्या है 3/4/14, 3/4 इनवॉइस का, 1/4 रिमूवल का, whichever is earlier, that amounts to 1/4। ये 12(6) में चला जाएगा। और यहाँ पे जब लेट फी पेड हुआ है, कब हुआ है, 1/10 को, तब आ जाएगा। समझा। तो इसका ड्यू डेट क्या आएगा 20/5, क्योंकि जो भी टाइम ऑफ सप्लाई आता है उसके अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी पे कर देना। और इसका क्या आएगा 1/10। समझा। पलक, अदिति, मीत, अनीशा। यहाँ पे गलती कर जाते हैं लोग। समझा कि 12(6) समझ ही नहीं पाते कि इशारा किस बात की तरफ। अच्छा, बिफोर आई गो टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एक और चीज बोल देना चाहता हूँ कि आई होप यू अंडरस्टैंड वन वेरी मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ 12(2) पर से इज दैट आज डू यू रियलाइज कि मैंने क्या है गुड्स रिमूव कर दिया मेरे फैक्ट्री से, मैंने इनवॉइस भी इशू कर दिया है, पर सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया मुझे अगर, तो कुछ नहीं भाई, डजेंट मैटर, मुझे तो अपने जेब से देना पड़ेगा जीएसटी। समझा। तो 1/4 को मैंने रिमूव किया है, 2/4 को मैंने इनवॉइस इरेज कर दिया है, मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 4 आता है। तो डू यू रियलाइज कि मैंने तो क्या है गवर्नमेंट की नज़रों में गुना अप्रैल में ही कर दिया है 1/4 को, तो मुझे गुना मानना पड़ेगा कि मैंने सप्लाई ऑफ गुड्स करने का गुना किया है 1/4 को, और उसका जुर्माना 20/5 को पे करना ही पड़ेगा मुझे। फिर भले ही मुझे रिसिपेंट से पेमेंट आए या ना आए, मेरा जेब कट जाएगा। तो उस केस में मेरा 2 बार कटेगा जेब। एक, डेटर से पैसा नहीं मिला वो, और दूसरा अपने जेब से जीएसटी गया गवर्नमेंट को वो। गॉट इट। यस। बट दैट्स नॉट द केस जब मैंने डेबिट नोट रेस किया इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का। तो मैंने अगर इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का डेबिट नोट रेस किया और बोला चल डेटर पैसा दे मेरे को ब्याज के साथ, तो आज इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है, जब डेबिट नोट इशू किया तब, या फिर जब पेमेंट मिला तब। पेमेंट मिला तब, यानी कि अगर पेमेंट नहीं किया तो मैं उस पर जीएसटी भी पे नहीं करूंगा। तो टू मेक इट वेरी क्लियर, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी पे माई बैड डेट इज गवर्नमेंट बैड डेट। मुझे पैसा नहीं मिला, मैं गवर्नमेंट को उस वैल्यू पे पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई ही ट्रिगर नहीं हुआ, डेट ऑफ पेमेंट ही नहीं हुआ। और ऊपर तेल लगाने गया कि मुझे पेमेंट मिला या नहीं मिला। माई बैड डेट इज नॉट गवर्नमेंट बैड डेट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 12(2).
अगर मुझे पेमेंट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर मुझे तो गवर्नमेंट को पेमेंट करना ही पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर? बिकॉज 12(2) में पेमेंट एब्सोल्युटली हैज नथिंग टू डू। सिंपल। ठीक है। ओके, सेक्शन 13। सेक्शन 13 माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। ओके, और 13 कर रहे हैं, 13(2) कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो आज समझो जरा भाई, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ये केस। अभी इसमें भी क्या है, 13(2), 13(3), 13(4), 13(5), 13(6। खुशखबरी आपके लिए ये है, अभी दे देता हूं दोस्तों मैं। ओके, ये आपको करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मोटाटिस मोटेंडिस सेम है विथ 12(4), 12(5), 12(6। क्या है? वाउचर, रेसिडुअल केस और इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी। वहां पे गुड्स है, यहाँ पे सर्विस है, तो दोनों का सेम टू सेम है। ओके, तो आपको बेसिकली, ओके माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ करना है यहाँ पे ये दोनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परफेक्ट। पर ये दोनों भी थोड़े क्या है, पेचीदा है, बराबर से करना, छोटे मोटे एडजस्टमेंट है, पर अच्छे से ध्यान दें। सुना जाओ, 13(2) की बात करें अगर दोस्तों हम लोग, ठीक है, तो 13(2) में माय डियर फ्रेंड्स अगेन एफसीएम वाला सीन है, जहाँ पे सप्लायर की निगाहों से देखेंगे हम लोग कि टैक्स पे हो रहा है कि नहीं। करेक्ट। करेक्ट। अब देखो, गवर्नमेंट ने भी है ना बहुत ब्यूटीफुली इसको फ्रेज किया, राइट। मुझे एक बात बताओ, अगर सप्लायर सर्विस देता है रिसिपेंट को, ठीक है, परफेक्ट है, सप्लायर सर्विस देता है रिसिपेंट को, तो उसमें कौन से 3 इवेंट्स आते हैं? सबसे पहला तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, दूसरा डेट ऑफ इनवॉइस, और तीसरा डेट ऑफ पेमेंट। डज दैट मेक सेंस? पहले मैंने सर्विस दिया, फिर मैंने इनवॉइस लिया, और फिर पहले मैंने सर्विस दिया, फिर मैंने इनवॉइस इशू किया, और फिर मैंने सिंपल सी बात है उससे पेमेंट ले लिया। करेक्ट। मोस्ट ऑफ द केस में दिस इज द सिनेरियो। ओके, कि पहले सर्विस दो, फिर आप इनवॉइस इशू करो, और फिर सिंपल सी बात है पेमेंट ले लो उससे। अब इसमें से कौन सा डेटा आएगा इज द टाइम ऑफ सप्लाई? तो गवर्नमेंट ने ओके स्पेसिफिकली ये सिनेरियो में जहां पे वन टाइम सर्विस दिया जाता है, क्या? वन टाइम सर्विस, यानी कि मैंने सर्विस दिया, इनवॉइस इशू किया, पेमेंट ले लिया, वो बस वो ट्रांजैक्शन खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि घड़ी घड़ी सर्विस दिया जा रहा है, जैसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, उसका अलग सीन है, मैं वो भी बात करूंगा, बिकॉज आपको सिलेबस में वो भी है। ठीक है, यस। तो क्विकली लेट मी टेल यू व्हाट इट इज। यहां पे आपको वही इंटर वाले ट्रांजैक्शंस पे फोकस करना है कि भैया आज आप ये चेक करो कि इनवॉइस कितने दिन में आप इशू कर रहे हो फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। बिकॉज इनवॉइस अगर आपने सही टाइम पे इशू किए तो गवर्नमेंट ने बोल दिया इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस अगर आपने सही टाइम पे इशू नहीं किया
तो गवर्नमेंट बोलता है उस सिनेरियो में फिर मैं नहीं बचा सकता तुझे इनवॉइस, फिर मैं ले लूंगा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, राइट। तो पूरा फोकस क्या है, इनवॉइस पे डाला है कि इनवॉइस सही टाइम पे इशू होता है कि नहीं। अगर होता है तो ग्रेट, अगर नहीं होता है तो फिर उसको छोड़ के किसी और को लेना पड़ेगा, एंड दैट वी विल कंपेयर विद डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो आज सबसे पहले वही बात की है क्या, कि अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है क्या within 30 days from the date of provision of service, time of supply will be date of invoice or date of payment whichever is earlier, right। तो आज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस होता है ना, यानी सर्विस दिया गया है इस दिन, सर्विस दिया गया है, सर्विस कंप्लीट हुआ है इस दिन को, यहां से आपको 30 डेज गिनना है, राइट। और वो 30 डेज के अंदर आपको क्या इशू करना है, इनवॉइस। अगर वो कर दिया तो इनवॉइस आपने सही टाइम पे इशू किया है, जस्ट कंपेयर इट विद डेट ऑफ पेमेंट। अगर नहीं किया है तो फिर हम लोग डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर को ले लेंगे। गॉट इट? यस सर। ओके, तो आप बस ये फोकस करो कि आपने टाइम पे इनवॉइस इशू किया है कि नहीं। अगर टाइम पे कर दिया है तो इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर टाइम के बाद किया है यानी आफ्टर 30 डेज किया है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इज दैट वेरी क्लियर? अच्छा, यहां पे डेट ऑफ पेमेंट क्या है, क्या आएगा डेट ऑफ पेमेंट? तो बोला डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। डू यू अंडरस्टैंड क्या बोला है? डेट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट एंट्री नहीं, क्रेडिट इज फाइन इन द बैंक अकाउंट, यानी कि आपको मैसेज आ गया है आपके एक्सिस बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से, दैट योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 1 लाख रुपीज। वो दिन इज द डेट ऑफ पेमेंट फॉर सप्लायर, क्योंकि सप्लायर ने तो सर्विस दिया है तो उसको तो पेमेंट मिला होगा ना। तो डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट आएगा या फिर डेट ऑफ पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर। अब आप पूछोगे सर पेमेंट एंट्री, सप्लायर पेमेंट, नहीं बेटा, यहाँ पे सप्लायर के लिए पेमेंट एंट्रीज पेमेंट रिसीट का एंट्री, कि पेमेंट डेटर से आया है उसका एंट्री, यानी कि कौन सा एंट्री, कैश बैंक टू डेटर वाला एंट्री, कि उसके अकाउंटेंट ने ये एंट्री मारा है तब, या फिर क्रेडिट इन द बैंक बैंक अकाउंट हुआ है तब, विच एवर इज अर्लियर। इज दैट वेरी क्लियर? समझ में आया? कंफ्यूज नहीं हो गए ना? हाँ, ओके, परफेक्ट। एक छोटा सा नोट है यहाँ पे, ये देख लो फटाफट से। नोट क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता था स्पेशली टेलीकॉम इंडस्ट्री में। टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये बहुत देखा गया है, दो दिस प्रोविजन इज नॉट रिलेटेड टू टेलीकॉम ओनली बट मेजरली ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में पाया गया है। ऐसा होता था कि भाई आज फॉर एग्जांपल आप समझो कि फॉर एग्जांपल आपका पोस्ट पेड कनेक्शन, तो आपका डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या आएगा, फॉर एग्जांपल अप्रैल के मंथ में हुआ है तो 30 अप्रैल। ठीक है,
1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, तो खत्म कब हुआ? 30 अप्रैल। अच्छा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? तो उसने इनवॉइस रेज कर दिया आप पे 5 मई को। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? बोला 10th में। अच्छा, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा इसका? ओके, ये देखना है। तो आप तो बोल दोगे सर ये तो सिंपल है कि भाई आज 30 दिन के अंदर ही आपने क्या है सर इनवॉइस रेज किया है, तो 5th में या 10th में विच एवर इज अर्लियर, तो आ जाएगा क्या 5th में। बट मैं अगर और एक ट्विस्ट मारूं तो, कि इनवॉइस 480 का था और तूने पेमेंट 500 रुपए का किया है। ये होता है ना कि राउंड फिगर ले लेना भाई, खत्म कर अभी। ओके, और क्या करते हो, 20 रुपये हम लोग नेक्स्ट बिल के अगेंस्ट में एडजस्ट करते हैं। ओके, तो आज इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में ऐसा सीन हुआ है कि मैंने उस इनवॉइस के रिलेशन में तो सही पेमेंट किया है, पर मैंने 20 रुपया एक्स्ट्रा कर दिया है, तो ऐसा माना जाएगा वो 20 रुपया इज एक्चुअली एडवांस फॉर द नेक्स्ट बिल। तो नेक्स्ट बिल का पेमेंट मैंने अभी से कर दिया टू द एक्सटेंड ऑफ 20 रुपया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें यहां पे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे तो क्या है, 5th में आ जाएगा। तो इनवॉइस कितने के लिए रेज हुआ था? 480 का, तो आज 480 का पैसा तो 5th में पे कर दूंगा। डज दैट मेक सेंस? यस। जिसका ड्यू डेट होगा 20th जून, 20th जून को 480 पे टैक्स पे कर दूंगा, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू अनदर टैक्स पीरियड, दैट इज 31st मई, यस, 31st मई में क्या सिनेरियो हो रहा है बताओ? 5th जून को इनवॉइस रेज किया, पेमेंट आया कभी? 10th जून। अच्छा सुन, यहां पे पेमेंट, सॉरी इनवॉइस, माय बैड। ओके, इनवॉइस लेट्स से 1000 का था, और पेमेंट जो है, ओके, वो मैंने इस बार 980 का ही किया है, ठीक है, क्योंकि 20 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिया था लास्ट। तो डू यू रियलाइज कि अभी इस केस में ये 1000 रुपये का दो बाइफर्केशन हो, 980 और 20। 20 क्या है? एडवांस। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे इनवॉइस तो सही टाइम पे इशू किया है, तो इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस 5th जून को हुआ है, पेमेंट 980 का तो 10th जून को ही हुआ है। इनवॉइस ये 20 रुपये के अगेंस्ट 5th जून को हुआ है, पर इसका पेमेंट 20 रुपये का इफ यू रिमेंबर 10th मई को ही हो गया था। तो डू यू रियलाइज माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पे ये और यहां पे ये आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे 5-6 और यहाँ पे 10-5। अब डू यू रियलाइज ये 20 रुपए के चक्कर में कितना मगजमारी करना पड़ रहा है मुझे? अब आप समझो, यही अगर किसी ने
999 का बिल आया था और उसने भर दिया उसने 1000, 99 आया था, 100 रुपया भर दिया, तो 1 रुपए के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी मुझे। ये एडवांस आया है, उसको पहले टैक्स करो, इसको बाद में करो, इतना मगज मारा। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया सोने काम कर, अगर तू ये जो एक्सेस पेमेंट है, जो इस केस में कितना था 20 रुपया, वो एक्सेस पेमेंट अगर तू करता है और वो एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 होता है, यानी इनवॉइस रेस किया 2000 का, तो गवर्नमेंट ने बोला 3000 तक चलेगा एक्सेस पेमेंट, 1000 रुपया एक्स्ट्रा चले। अगर ऐसा सिनेरियो है तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो हम लोग नॉर्मली इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर करते हैं, ये विच एवर इज अर्लियर ना करके सिर्फ करेंगे डेट ऑफ इनवॉइस एज द नेक्स्ट डेट ऑफ इनवॉइस, ओके, ऑफ द नेक्स्ट टैक्स पीरियड। यही अगर ले ले तो यानी कि यहाँ पे मैं 20 रुपए के लिए जो ये एक्सेस अमाउंट था उसमें इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर के बदले अगर सीधा यही कर दूं इनवॉइस का डेट, दैट इज 5/6, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि ये 980 का भी 5/6, 20 रुपए का भी 5/6, यानी ये पूरा 1000 रुपया टैक्सेबल होगा एट 5/6, जब उसके रिलेशन में एक्चुअली वो इनवॉइस इशू हुआ है, राइट। कितना सॉर्टेड हो जाएगा कि जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ उसी दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाला, एज सिंपल एज दैट। समझा? तो यही बोला उन्होंने कि इन केस वेयर एक्सेस अमाउंट इज अप टू 1000, instead of going invoice या payment whichever is earlier, we will go to the okay next period का date of invoice, okay, so it just becomes very easy, that's it, okay, done, समझा ये? okay, next is my dear friends clearly okay, पता है आपको यहाँ पे date of payment or 61st day from the date of issue of invoice whichever is earlier is with respect to my dear friends 13(3) में my dear friends okay, बात कर रहे हैं हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग अगेन रिसिपेंट के एंगल से देखेंगे, बट यहाँ पे बात गुड्स की नहीं, यहाँ पे बात सर्विस की हो रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने दो ही इवेंट रखे हैं, क्यों क्यों उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा जैसे यहाँ पे था डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, यहाँ पे क्यों नहीं है डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस? बिकॉज बेटा यू कैन ट्रैक गुड्स कि अभी अभी गुड्स एंटर हुआ है, जीटीए ने अभी अभी क्या है एंटर किया है गुड्स को, वो लेके आया है लॉरी रिसीट, वी कैन ट्रैक द मोमेंट। बट क्या आज ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या है वीडियो बंद कर दिया फिर वापस वीडियो चालू कर दिया, तो ऐसा हो गया कि अच्छा सर्विस प्रकट हो गया है? नहीं ना। ऐसा बोल सकता हूँ कि अब भी आया, देखो देखो सर्विस आया, देखो देखो, अरे देखो देखो कौन आया, सर्विस आया, ऐसा बोल सकते हो बेटा? नहीं ना, यू कैन नॉट ट्रैक सर्विस, सो हाउ कैन यू ट्रैक व्हेन हैव यू रिसीव्ड सर्विस, राइट। तो ये कैसे गवर्नमेंट ने उस एंगल से क्या है बोल दिया डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस लेंगे ही नहीं, बिकॉज आपने वो देखा नहीं है कब मिला है, आपने वो महसूस किया है कि आपको मिला है, तो जिस दिन आपने महसूस किया वेरी गुड, फिर आप उसका क्या करोगे पेमेंट, तो डेट ऑफ पेमेंट, और वहां पे 31st डे था, यहाँ पे ले लिया उन्होंने 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इज दैट वेरी क्लियर?
यस ओके। तो डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन अगेन जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था वही है, विच इज वाई आई हैव रिटन हियर इन कॉमन, राइट, कि दोनों का कॉमन ही है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना कि जिस दिन या तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है या फिर जिस दिन क्या है आपने एंट्री मारा है creditor to cash बैंक का, यानी पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसीपेंट। इज दैट वेरी क्लियर? यस ओके। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स क्या है? प्रोविजो टू सेक्शन 13(3), यानी कि एक्सेप्शन टू द सेक्शन। तो इसमें सिचुएशन क्या है पहले वो समझो, क्योंकि इसमें ही लोग घूम जाते। सिचुएशन क्या है कि आज सप्लायर अगर है आउटसाइड इंडिया, रिसीपेंट है इन इंडिया, और दोनों के बीच में एसोसिएटेड एंटरप्राइज का क्या है बेटा संबंध है, यानी कि एक होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी है। तो ऐसा सिचुएशन अगर आता है कि दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और एक है आउटसाइड इंडिया एक है इन इंडिया, तो इन दैट केस प्रोविजो ट्रिगर होगा। और प्रोविजो उस केस में बोलता है कि वो 61 डेज वाला क्लॉज मत लेना, आप ले लेना इंस्टेड डेट ऑफ डेबिट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसीपेंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। Now what is date of debit entry in the books of accounts? Because understand ऊपर nomenclature था date of debit in the bank account, यहाँ पे वर्ड यूज किया डेट ऑफ डेबिट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब यही होता है कि आज बेटा सिंपल सी बात है, अगर गोल्डन रूल्स का नॉमिनल रूल याद रखते हैं हम लोग, तो क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसका? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अरे ये सर नो, तो आज रिसीपेंट जो है वो क्या डेबिट करता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो आज एक्सपेंस टू कैश बैंक ये एंट्री मारा है या एक्सपेंस टू क्रेडिटर एंट्री मारा है, डजेंट मैटर, पर आपने डेबिट अगर किया है क्या एक्सपेंस, तो ये एंट्री मारा होगा आपने, बिकॉज आप रिसीपेंट के एंगल से सोच रहे हो। तो आप दोस्तों कौन हो? कौन हो आप? रिसिपिएंट हो। रिसिपिएंट कोई भी ट्रांजैक्शन में इनकम होता है उसका या खर्चा? खर्चा डेबिट होता है, इसीलिए याद रखो डेबिट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एज गुड एज दैट। ठीक है, डन है बॉस। ओके, तो ये चीज है, ये चीज जरूरी है। आई होप आप समझते हैं इसे। बेस्ट पार्ट क्या होगा पता है? ये दोनों दोनों जो क्या सिचुएशन है वो गिवन ही होंगे एग्जाम में, आपको बस वो क्या है चुनने हैं और विच एवर इज अर्लियर करके खत्म करना है ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब इसमें गूगली क्या आता है वो भी बता देता हूं। गूगली ये आएगा इसमें कि आपको वो लोग क्या बोल देंगे कि एक्स लिमिटेड has a stake of 60% in Y Limited and hence they are associated enterprise. But X Limited is located in Mumbai and Y Limited is located in Chennai. तो क्या प्रोविजो ट्रिगर होगा? नहीं होगा। अभी देख, अवेयरनेस तेरी एग्जाम के दिन वैसे भी कमी होती है बिकॉज तू सोया नहीं होता है लाइफ में। तुझे क्या है कि रात जगूंगा, पर ये सबसे घटिया स्ट्रैटेजी। सो जा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो 3 घंटे में तू अवेयर रहे। और इसमें 99% बच्चे गलती क्या करते हैं? याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट रीड व्हाट वी आर सपोज्ड टू रीड, वी रीड व्हाट वी वांट टू रीड। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज देखा, याद आएगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई, सीधा प्रोविजो टू 13(3) होल्डिंग सब्सिडरी, इतना ही देखेगा। वो देखेगा ही नहीं आगे कि दोनों इन इंडिया है भाई। तो यहाँ पे वो 61 डेज वाला क्लॉज ट्रिगर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपके Q&A में, करवाऊंगा मैं भी आपको, पर उसमें मैं नहीं चाहूंगा पॉइंट आउट करूं, मैं चाहता हूं कि आप पॉइंट आउट करें कि इसमें
13.3 लगेगा या 13.3 का प्रोविजो लगेगा? डज दैट मेक सेंस? यस, दैट्स इट. ओके, perfect. 13.4, 13.5, 13.6 is mutatis mutandis 12.4, 12.5, 12.6. Does that make sense? Yes sir. तो आई होप दोस्तों आप ये चीज समझिए, अच्छे से समझिए. ओके, तो यहाँ पे दोस्तों खत्म होता अपना 12 एंड 13. ओके, इसके बाद मैं दरखास्त करूंगा कि आप सीधा क्या है मेरा Q&A वाला वीडियो देखें और वहां से क्या है पहले खुद Q&A सॉल्व करें, और अगर आपको नहीं समझा तो ही उस Q&A वीडियो का रेफरेंस लेकर उसका लॉजिक समझे जहां पे आप गलत जा रहे हैं. ठीक. ओके दोस्तों, अभी हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 14, दैट इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. इशारा किस बात की तरफ है कि भैया आज दिक्कत आएगी. कब? जब रेट, आप समझो कि आपने जब कुछ भी बेचा हो, कुछ भी सप्लाई किया हो, फॉर दैट मैटर गुड्स या सर्विस, डजेंट मैटर. ओके, तो आपने सप्लाई किया था तब रेट था 12%. आपने जब इनवॉइस रेज किया था तब भी रेट था 12%. पर जब पेमेंट करने की नौबत आई तब रेट था 18%. गॉट इट? तो ये ऐसे कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भैया जब सप्लाई कर रहे थे तब 18 था, इनवॉइस रेज कर रहे थे तब 12 था, और पेमेंट कर रहे थे तब 18 था. कुछ भी हो सकता है ऐसे सिचुएशन में. डू यू रियलाइज माय डिफरेंस क्या हो रहा है? तीनों इवेंट्स में एक रेट नहीं है. तो अब मुझे ये तो चुनना ही है कि कौन से डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई बोला जाए और लायबिलिटी को ट्रिगर किया जाए, पर साथ साथ में मुझे ये भी देखना है कि कौन से रेट पे किया जाएगा. तो मुझे रेट भी फाइंड आउट करना है कि एप्लीकेबल रेट कौन सा, और मुझे ये भी फाइंड आउट करना है कि एप्लीकेबल डेट कौन सा. ये सीन है. तो सेक्शन 14 हमें मार्गदर्शन देता है. इसमें भी गुड्स के रिलेशन में चीजें थोड़ी अलग है और सर्विस के रिलेशन में अलग. गुड्स के रिलेशन में सिंपल वही रखा है, डेट ऑफ इनवॉइस या फिर आपका लास्ट डे टू इशू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक डेट को क्या करेंगे आप कंपेयर करेंगे, और कोई भी एक डेट जो भी अर्लियर डेट होगा वो आ जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई. और जो भी डेट आपका आता है एज द टाइम ऑफ सप्लाई, आप उसी दिन का रेट पकड़ेंगे और उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी पे कर देंगे. डज दैट मेक सेंस? यस. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ पेमेंट, राइट, 1/4, 1/4, 2/5, यहाँ पे रेट है 12%, 12%, 18%. करेक्ट. तो गवर्नमेंट इतना ही बोलता है कि भैया इसमें से कौन सा अर्लियर डेट है, तो बोला सेम है. चलो इसको अगर 2/4 करता हो तो कौन सा अर्लियर है, बोला 1. 1/4 ले लो, उस पे रेट कौन सा एप्लीकेबल है, 12% वो ले लो. तो ये आपका एप्लीकेबल रेट है और ये आपका एप्लीकेबल डेट है. समझा? कुछ नहीं, तुझे क्या विचेवर इज अर्लियर करके जो भी क्या है डेटा है वो उसी दिन का रेट लेगा, बिकॉज
जिस दिन गुना हुआ है उसी दिन का एप्लीकेबल रेट लेगा ना तू भाई, एज सिंपल एज दैट। पर जब सर्विस की बात आती है तब थोड़ा चीज अलग हो जाता है, राइट। चेक कर, सर्विस में बात थोड़ी अलग हो जाती है। सर्विस में हम लोग, ओके, हम लोग के पास अगेन तीन चीजें होती है, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, करेक्ट। तो डू वी हैव थ्री इवेंट्स आउट हियर? यस, वी हैव थ्री इवेंट्स आउट हियर, ओके। गाइस, डू यू ऑल रियलाइज दैट तीन में से कोई एक ही इवेंट आएगा? यस। पर सर कौन सा ले, ये या ये? तो गवर्नमेंट ने बोला है, ओके, कि तुझे अगर इसमें इजी तरीका ढूंढना है तो एक बहुत बेहतरीन तरीका है, पहले रेट फिर डेट, पहले रेट फिर डेट। ये अगर तू स्लोगन यूज करेगा तो तेरा आंसर आ जाएगा। पहले तू क्या निकाल, रेट, और फिर निकाल डेट, ठीक है, परफेक्ट। तो आज अगर मैं बात करता हूं रेट की, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? ओके, उसका मतलब यही है कि आप कोई भी तीन इवेंट ले लो, ये तीन इवेंट जो डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ओके, एंड डेट ऑफ पेमेंट, इनमें से कोई भी दो इवेंट में अगर एक ही रेट एप्लीकेबल है, जो होगा है, तो आप वो रेट ले लो। और फिर उन्हीं इवेंट्स में से क्या है, आपको इंश्योर करना है कि आप ले या तो डेट ऑफ इनवॉइस या तो डेट ऑफ पेमेंट। बिकॉज याद रखना, आंसर या तो डीओआई में आना चाहिए या तो डीओपी में आना चाहिए इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 14। सेक्शन 14 में आंसर या तो इनवॉइस आएगा या तो पेमेंट का डेट आएगा, हमेशा लिख के रख लो सर्विस के केस में। तो whenever there is change in rate of tax in case of supply of service, answer always has to be या तो invoice या तो payment, whichever is earlier। तो आज आप करेंगे कि आप करेंगे कुछ ऐसा, सुनो, ओके। डू यू रियलाइज यहाँ पे पहले 12% था और न्यू रेट है 18%, ओके, ऐसा समझ लो फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो आज डू यू रियलाइज डीओआई और डीओएस, डीओएस इज डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, पे एक ही रेट एप्लीकेबल है एंड दैट इज 12%। यस, यस। और डीओपी पे एप्लीकेबल है 80। तो डू यू रियलाइज कि पहले रेट फिर डेट, तो क्या रेट डिसाइड होगा इसका? यस। मेजॉरिटी इवेंट्स कौन से रेट पे एप्लीकेबल है? 12। तो इस पे कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा? 12, यानी ओल्ड रेट। अभी बेटा सिंपल सी बात है, अगर 12% तूने चुन ही लिया है तो आज तुझे इवेंट भी तो यहां से ही लेके आना पड़ेगा ना, कि गुना भी यही दोनों डेट में से कहीं से हुआ है, राइट। यू कैन नॉट चूज डीओपी, यू कैन नॉट से कि गुना इस दिन हुआ है पर रेट में ये लूंगा, नहीं, फिर तेरे को रेट यही लेना पड़ेगा। तो आज सिंपल सी बात है, हम लोग रेट लेने के लिए क्या चूज करते हैं? मेजॉरिटी विंस, और मेजॉरिटी विंस यहाँ पे है ओल्ड रेट। तो रेट कौन सा आएगा? ओल्ड। गॉट इट, परफेक्ट। अब मेरे को ये बात तो कंक्लूडेड है कि टाइम ऑफ सप्लाई या तो डीओआई में चाहिए या तो डीओपी। तो क्या डेट ऑफ पेमेंट है यहाँ पे? नहीं। पर इनवॉइस है, हाँ, तो वही ले लूंगा ना मैं। ठीक है, चलो अभी फटाफट से आप बताओ, यहाँ पे कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड या न्यू? तीन इवेंट में से दो इवेंट में एप्लीकेबल क्या है? ओल्ड रेट,
राइट, करेक्ट, तो ये आ जाएगा। अभी अपने को चाहिए कंक्लूजन क्या, या तो डीओ या तो डीओपी। अभी डीओआई है नहीं यहाँ पे, डीओपी है तो डीओपी ले लो एज द टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट फटाफट से बता, इनमें से भी 3 इवेंट में से 2 इवेंट कहाँ पे है, ओल्ड में, तो रेट क्या आ जाएगा, ओल्ड। पर अपने को सेक्शन 14 में डीओआई भी चाहिए, डीओपी भी चाहिए, तो क्या ले लेंगे, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट, इसमें कौन सा है, 3 में से 2 इवेंट पे कौन सा रेट एप्लीकेबल है, ओल्ड या न्यू, न्यू, करेक्ट, क्योंकि 2 इवेंट न्यू में है। अब उसमें डेट ऑफ सप्लाई और दूसरा क्या है, डेट ऑफ पेमेंट, तो क्या आ जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट, नीचे डेट ऑफ इनवॉइस, नीचे इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स? समझा? तो ये चीज पे क्लैरिटी रखना, ठीक है। इसके सम भी करने वाले हम लोग Q&A में, बट फिर भी आई वॉन्ट यू टू ट्राई फर्स्ट, ओके। अभी एक कंफ्यूजन छोटा सा ये आया है कि आज अगर ऐसा सीन हो गया कि 1/4 को लेट्स से चेंज हुआ है, चेंज इन रेट, ठीक है, कब हुआ है, 1/4 को। अब डेट ऑफ सप्लाई क्या है, 1/3, ठीक है। डेट ऑफ इनवॉइस है 2/3, डेट ऑफ पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है 5/3, और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट है 10/4। तो अब डू यू रियलाइज, चलो सप्लाई का सॉर्टेड है, इनवॉइस का सॉर्टेड है, पर एक इशू कहाँ आ रहा है, पेमेंट में, कि पेमेंट का डेट क्या ले, ये सर्विस का केस है बेटा, सर्विस की बात कर रहे हैं अपन, गुड्स में तो सॉर्टेड है, सर्विस की बात करें हम लोग। सर्विस में ये सीन क्या हो गया, अभी पेमेंट में क्या क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज पेमेंट के 2 डेट दे दिए उन्होंने, एक जिस दिन बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ और एक दिन जिस पेमेंट एंट्री हुआ। तो यहाँ पे प्रोविजो निकाला उन्होंने, प्रोविजो टू सेक्शन 14, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये असमंजस को कैसे सुलझाते। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि जब भी क्या है आपका चेंज है, और चेंज के 4 दिन बाद, 4 वर्किंग डे के बाद क्या है, क्रेडिट आ रहा है। चेंज के 4 दिन, 4 वर्किंग डे के बाद क्या है, क्रेडिट आया है आपको, तो फिर उस केस में आप डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट को ही क्या ले लीजिए, एज द डीम्ड डेट ऑफ पेमेंट। तो फिर डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगा 10/4। तो डू यू रियलाइज कि आज अपने को 3 डेट्स मिल गए, डीओएस और डीओआई ओल्ड है, डीओपी में न्यू है, तो ओल्ड रेट आ जाएगा और यहां से फिर मैं डीओआई ले लूंगा। डज दैट मेक सेंस? राइट, ये समझा आपको? राइट, फिर तो नॉर्मल आप जो कर रहे हो वही करना है भाई, हमको क्या था, पहले पेमेंट का डेट फिक्स करना है अभी।
पर क्वेश्चन आता है कि सर अगर वो आफ्टर 4 days नहीं, विद इन 4 days हुआ है तो यानी सर वो अगर 1/4 है तो उसका 4 वर्किंग डे कब खत्म होता है? 2, 3, 4, 5। तो सर 5/4 या 5/4 के पहले के डेट पे अगर क्रेडिट आया तो कुछ नहीं, फिर आप ये नहीं लेंगे, फिर आप ले लेंगे क्या ये डेट। अपने को तो फोकस क्या करना है कि भैया ये देख लो कि वो क्रेडिट 4 वर्किंग डे के बाद आया है कि नहीं। अगर आया है तो ये आ जाएगा, अगर नहीं आया तो ये आ जाएगा, सिंपल। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर, ओके। इसका इसका भी सम बनाया है मैंने, तो टेंशन मत लेना, प्रॉपर क्या है इसका सम भी करेंगे हम लोग, अभी सिर्फ थियरी समझ रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। तो ये मोटा मोटी दोस्तों हम लोगों ने प्रॉपरली क्या है टाइम ऑफ सप्लाई को कंप्लीट किया है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ओके, अभी इसके बाद लेट्स गो एंड हिट इट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू एन।